जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूँकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। याद रखें, यदि आप 2000 आइए याद रखें, यदि आप माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देने का कार्य करता है। प्रमुख रूप से कल की क्लास में हमने एक बात के बारे में चर्चा करी थी कि आखिर जो परमाणु होता है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं या एक प्रश्न करूं कि बताइए किसी पदार्थ के सबसे छोटा रूप कौन सा होता है, कहना सर सबसे छोटा रूप तो परमाणु हो जाता है, लेकिन उतना वो छोटा रूप जितना हम अपने हाथों से ना तोड़ सकें या उसको तोड़ना इम्पॉसिबल हो। लेकिन अगर हम बात करें परमाणु से भी क्या कोई छोटी इकाई है? बिल्कुल बेटा, याद रखिएगा परमाणु के अंदर भी इकाइयाँ, परमाणु के अंदर भी कुछ चीज़ होती है, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये भी चीज़ों को हम छोटा कह सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए सबसे छोटी इकाई कौन सी है, याद ये इकाई यानी यूनिट की बात करें तो सीधे टिक लगा देना परमाणु को। किसको? सबसे छोटी इकाई है कौन है? परमाणु। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु है। अब कहना सर इकाई या यूनिट होती क्या है? इकाई या यूनिट मतलब वह व्यवस्था जहां पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाए। मान लीजिए आप एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, इसके अलावा खाना पीना सब सब कुछ व्यवस्था हो। ऐसा ना हो कि मतलब खाने के लिए कहीं और जाना पड़े और सोने के लिए कहीं और जाना पड़े, तो वो इकाई नहीं हुई। इकाई का मतलब यूनिट। यूनिट मतलब सारी व्यवस्थाएं वहीं पर उपस्थित हो जाना, उसको ही इकाई के नाम से हम जानते हैं, यूनिट के नाम से जानते हैं। अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु में प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद रहती है। अगर मैं प्रमुख रूप से बात करूं कल की क्लास के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा करोड़ प्रकीर्ण जो आपने बताया था प्रमुख रूप से परमाणु पर रिसर्च की थी, वो कौन सा वैज्ञानिक था? कहना सर रदरफोर्ड। कौन था? रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु का अधिकतम भाग जो कैसा होता है? खोखला होता है, और बीच वाला भाग कैसा होता है? मजबूत होता है। इसके अलावा इस पर दो चार्ज मौजूद, इसके ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है? कहना सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। जबकि अल्फा किरणें भी कौन सी होती हैं? पॉजिटिव ही होती हैं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं। जिस कारण मैं प्रमुख रूप से आपको बता दूं, जिस कारण वो जो आखिरी वाली किरण थी, यानी इस प्रकार हमने कल आपको चित्र को बनाकर बताया था, समझाया भी था कि यानी यहाँ से जो किरण फेंकी तो यहीं से वापस लौटने का कार्य किया था। इसको ही क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते बेटा। नाभिक से टकरा गई, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि जो अल्फा किरण होती है ना बेटा, अल्फा अल्फा किरण भी पॉजिटिव होती है। अल्फा किरण कैसी होती है? पॉजिटिव। और ये भी पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में आएंगे तो वो दूर फेंकने का कार्य करेगा। अब बात करते हैं आज की क्लास की, प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे मैक्सवेल के बारे में। तो क्या हुआ ना, परमाणु क्या की संरचना कैसी होती है इसके बारे में बड़ी खोजें हुई तमाम प्रकार की चीज। जैसे कि हमने आपको प्रमुख रूप से जे थॉमसन का बताया था परमाणु मॉडल, है ना। एक सबने अपने अपने परमाणु मॉडल लाए। कौन लाए? परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल की अगर प्रमुख रूप से बात करें बेटा, तो परमाणु मॉडल पहले भैया देखो आपने बता दे, प्रमुख रूप से जे थॉमसन आए। जे थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन अपना तरबूज मॉडल लाए। थॉमसन कौन सा लाया? बाटा मिलन थ्योरी। बाटा मिलन थ्योरी के अनुसार उन्होंने कहा ये बीज बीज जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बीज है ना तरबूज के, वो बीज होते हैं। तो भैया जो जे थॉमसन के मॉडल को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया कि भैया कछु भी मतलब कुछ भी। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक आ जाते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है उनका? कि ना सर उस वैज्ञानिक का नाम होने वाला है मैक्सवेल। मैक्सवेल। मैक्स बेल की बात करें प्रमुख रूप से, तो मैक्स बेल ने क्या किया? मैक्स बेल ने बताया कि जो हमारा ये परमाणु होता है, इसमें प्रमुख रूप से नाभिक होता है, और नाभिक की अगल बगल कक्षाएं होती हैं, और कक्षाओं में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। कहना सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन घुमाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इन्होंने कहा था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति कर रहा है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति कर रहा है, तो वो अपनी ऊर्जा को हाथ से यानी अपनी ऊर्जा को रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद क्या करे? प्रमुख रूप से रिलीज करेगा, और रिलीज करते करते वो नाभिक में चला जाएगा, और नाभिक में जाने के बाद वो विस्फोट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो निगेटिव होता है, और जबकि यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, यानी नाभिक में बेटा प्रमुख रूप से पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। अब
जब ना ये इलेक्ट्रॉन है ना ये मूव कर रहा है यानी चल रहा है अपनी कक्षा में घूम रहा है, तो मैक्सवेल का ये कहना था कि भैया देखो ऐसी बात है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति कर रहा है तो भी वो अपनी ऊर्जा की हास्य करेगा यानी अपनी ऊर्जा की खपत करेगा या अपनी ऊर्जा को रिलीज करेगा, और वो रिलीज करते करके नाभिक में जाएगा और नाभिक में जाने के बाद वो विस्फोट हो जाएगा यानी फट जाएगा। ये मैक्सवेल के अनुसार था कि अपने अपनी कक्षा में भी अगर वो मूव करता है तो क्या होता है, कहना सर अगर अपनी कक्षा में भी वो मूव करता है, अपनी कक्षा में मूव करता है तो भी वो क्या कर सकता है, अपनी ऊर्जा की खपत करेगा। मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार वो कहता है, इन्होंने वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, वृत्तीय यानी सर्कल मोशन में, यानी वृत्तीय मार्ग पर गति करके चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या हास्य करता है, जिस कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बिल्कुल सीधी सी बात है, यदि ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन जो कण है वो अपनी ऊर्जा को वृत्तीय पथ पर घूमने के बाद ऊर्जा की मतलब ऊर्जा को निकालते जाते तो एक समय आता कि ऊर्जा की कमी होने लगती, और जब ऊर्जा की कमी होने लगती, ठीक है ना, ऊर्जा धीमे धीमे समाप्त होने लगती और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता और गिर जाने के बाद परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाता। वही चीज मैंने जो आपको बताई है प्रमुख रूप से यही मैक्सवेल का सिद्धांत है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। और मैक्सवेल का कहना ये था बेटा कि सीधी सी बात है कि वो अगर अपनी कक्षा में भी मूव कर रहा है ना, अपनी कक्षा में भी चल रहा है ना, इसको बेटा कक्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ठीक है। ये अपनी कक्षा में भी चल रहा है ना तो ऊर्जा निकालेगा, ऊर्जा को उत्सर्जन करेगा, और ऊर्जा की उत्सर्जन जब होगा ना यानी ऊर्जा को अपने अंदर से निकालेगा तो ऊर्जा की होगी कमी, और जब वो ये ऊर्जा की कमी होगी तो अपनी कक्षा से फिर इस कक्षा में आएगा और इस कक्षा में आने का तो नाभिक में चला जाएगा। और नाभिक में आपको तो ये पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज और ये होता है पॉजिटिव चार्ज, और दोनों आकर विस्फोट हो जाता और परमाणु खत्म हो जाता। ये मैक्सवेल का कहना था, जबकि इस मैक्सवेल के सिद्धांत को कट कर दिया गया कि भैया ऐसा नहीं है। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम आपको बता दें प्रमुख रूप से बोरबरी है। क्या नाम है, बोरबरी। एक वैज्ञानिक आ जाते हैं जिनका नाम है बोरबरी। क्या नाम है, कहना सर उनका नाम है बोरबरी। बोरबरी के मॉडल की बात करें, बोरबरी के परमाणु मॉडल की प्रमुख रूप से बात करें तो बोरबरी का एक कहना था, बोरबरी कहता था कि मैक्सवेल है ना ये गलत बोल रहा है। मैक्सवेल क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। बोरबरी की मॉडल को क्या है, मान्यता भी प्राप्त है, यानी मैक्सवेल के परमाणु को तो मॉडल को खत्म कर दिया गया था, लेकिन बोरबरी के मॉडल को मान्यता भी प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। ये क्या है, अब बोरबरी ने क्या कहा, अगर हम प्रमुख रूप से जाने बोरबरी के बारे में तो बोरबरी ने एक महत्वपूर्ण सी बात कही कि इस बात को तो मैंने मान लिया कि मान लो ये कोई परमाणु है, क्या है ये, मान लो ये कोई कण है इसमें पॉजिटिव, ठीक है, ये कोई कक्षा है, ठीक है, मान लो कोई कक्षा है प्रमुख रूप से, अगर हम प्रमुख रूप से बात करें इस बारे में तो मैक्स बोरबरी ने बताया कि देखो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर सर्कुलर मोशन वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, लेकिन उसने एक बात बोली कि देखो जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते रहेंगे तब तक ना ही वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे ना ही वो ऊर्जा को रिलीज, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ना ऊर्जा बढ़ेगी ना घटेगी, ना ऊर्जा बढ़ेगी ना निकलेगी और ना वो उनको कमी होगी ऊर्जा की, ठीक है। यानी वो जब तक अपनी कक्षा में गति कर रहे हैं तब तक उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उसमें कोई बाहरी ऊर्जा उसको दी नहीं जाए। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने ऊर्जा दी तो जैसे ही हम इसको ऊर्जा देंगे तो ये अपनी उच्च वाली कक्षा में पहुंच जाएगा यानी इसमें चला जाएगा, और जाने के बाद जब तक इसमें ऊर्जा रहेगी तो ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और घूमने के बाद जैसे ही इसकी ऊर्जा कम होगी, कम होने के बाद ये अपने आप ही किस मोशन में, अपनी ही कक्षा में लौट आएगा। यानी समझ लीजिए इस बात को कि जैसे ही प्रमुख रूप से बात करें इसकी ऊर्जा में कमी होगी और वो वैसे ही अपनी कक्षा में दोबारा लौट के आ जाएगा। मान लो किसी कारणवश ऊर्जा में कमी और ज़्यादा हो जाती है, किसी इलेक्ट्रॉन में और कमी होती है तो वो प्रमुख रूप से अपनी निचली वाली कक्षा में पहुंच जाएगा और निचली वाली कक्षा में घूमता रहेगा। ये आपके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये
अपनी निचली वाली कक्षा में पहुंच जाएगा और जैसे ही न्यूट्रल होगा, जैसे ही अपनी ही अवस्था में आएगा यानी अपने टेम्परेचर पे आएगा, तो फिर से वो अपनी कक्षा में मूव करने लगेगा। ये किसका कहना था? ये बोरबरी का कहना था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में अगर गति कर रहा है तो ना ही तो वो ऊर्जा को निकालेगा और ना ही उसमें ऊर्जा की कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो वह अपनी उच्च वाली कक्षा में चला जाता है, यानी जी अपनी इसको ऊर्जा दी ना, ये अपनी उच्च वाली ऊर्जा में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अगर हम बात करें, बोरबरी एक बात कहता था, बोरबरी ने सिद्धांत दिया, इसे प्रमुख रूप से निल्स बोर ने दिया था। किसने दिया था? निल्स बोर के द्वारा। लिखे तेरा बेटा, याद रहेगा। निल्स बोर के द्वारा इसे दिया गया। इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। इसके अनुसार क्या? परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या ना सर? इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, यानी ऊर्जा को नहीं रिलीज करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी अर्थात उसकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी जब तक वो अपनी ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तब तक ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, जब तक कि आप बाहर से नहीं देंगे, ठीक है? जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में चला जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाता है, तो वाहतम स्रोत यानी ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और वो अपनी उच्चतम कक्षा में पहुंच जाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ऊर्जा की कमी होने के कारण वो स्वयं अपनी कक्षा में आ जाता है। जैसे समझो, प्रैक्टिकल से समझते हैं चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। सीधी सी बात है, जैसे कि मान लो ये दोनों मेरे हाथ हैं, इनमें परमाणु मान लीजिए, और इसको ऐसे ऐसे घिस रहा है और घिस रहा है घिस रहा है घिस रहा है घिस रहा है घिस रहा है। घिसने के बाद देखोगे ना ये गर्म हो जाएंगे और गर्म होने के बाद देखोगे थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। ये कैसे हुए? जब हमने इनको घिसा तो घिसने के बाद इनको ऊर्जा दी और ऊर्जा जब दी ना तो इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर स्थानांतरित हो गया, यानी उच्च कक्षा में पहुंच गया और उच्च कक्षा में पहुंच गया, ये गर्म हो गया। अब जैसे ही हम इनको छोड़ेंगे, अब जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो फिर से वो अपनी कक्षा में लौट आएगा, यानी फिर से जो हाथ गर्म हुआ था हमारा फिर से ठंडा हो जाएगा। जैसे एक पदार्थ होता है जिसको रेडियम के नाम से हम जानते हैं, आपने देखा घड़ियों में लग के आता था, उसको टॉर्च जलाते थे अपन लोग तो बढ़िया जलता रहता था, ऐसा लगता है जैसे लाइट जल रही है। लेकिन कुछ समय बाद 15-20 मिनट 25 मिनट रेडियम की क्वालिटी के हिसाब से 20 मिनट के बाद फिर से जैसा था वैसा ही हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये परमाणु के कण, यानी हमने ना रेडियम पर कोई लाइट को प्रभाव डाला, यानी हमने उसको ऊर्जा दी, तो जो कण थे ना उसके निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर पहुंच गए और जब उच्च कक्षा की ओर पहुंचे वो लाइट से जलने लगे, यानी दिखने लगा यार उजाला से ऐसी लाइट जल रही हो। और फिर दोबारा क्या हुआ? जब चीज़ें नॉर्मल हुई तो फिर वो अपनी कक्षा में लौट आया, वापस चीज़ें नॉर्मल हो गई। इसको ही बोलते हैं बोरीवरी का सिद्धांत, और इसको ही क्या दे दी गई? मान्यता दे दी गई। क्या मिली? मान्यता मिली। बेटे अगर दिक्कत हो रही है अगर किसी भी चीज़ में तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको प्रमुख रूप से फिर से बता देंगे। मैक्स बेल ने क्या कहा? मैक्स बेल ने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन मतलब रिलीज करता है, और जब उत्सर्जन करेगा तो ऊर्जा की कमी होगी और कमी होने का तो नाभिक से जाके टकरा जाएगा और परमाणु खत्म हो जाएगा। ये मैक्स बेल ने कहा, इसको मान्यता नहीं मिली। इसके बाद फिर आया बोरबरी। बोरबरी का मॉडल आया, इसको मान्यता प्राप्त है। नील्स बोर की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है ना, परमाणु की अगर प्रमुख रूप से बात करें, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही कक्षा में अगर चक्कर काट रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि अपनी ही कक्षा में वो चक्कर काट रहा है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, ठीक है ना? तो वो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाना है तो वाहतम स्रोत के द्वारा, यानी बाहर से कोई ऊर्जा अगर दे दी जाती है तो वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर स्थानांतरित हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है तो फिर से वो अपनी कक्षा में आ जाता है। जैसे कि प्रमुख रूप से बात करें, आप मान लो कक्षा 6 में है, आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं, अगर मान लो आपको कक्षा 8 में जाना है तो आपको माइंड को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर होगा।
आप कक्षा 8 में पहुंचे। और अगर मान लो प्रमुख रूप से कक्षा 6 से आपको कक्षा 1 में जाना है तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, आराम से घरे पड़े रहो, सोते रहो, फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कक्षा 1 में आ जाओ। लेकिन चीजें नॉर्मल कर रही है तो कक्षा 6 में रहो स्वतंत्र रूप से, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम्पल समझ रहे हैं आप? जैसे मान लो आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं, आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो कक्षा 8 में आपको जाना है, तो दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो पढ़ाई बढ़ेगी, और पढ़ाई बढ़ेगी तब जाके तो आप कक्षा 8 में पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हम आपसे कहते हैं कक्षा 6 में आप हैं, कक्षा 1 में आपको जाना है, कक्षा 1 में आपको जाना है तो पढ़ना ही नहीं है, घरे आराम से सो, बढ़िया चकाचक खाओ पियो रेस्ट करो, कोई टेंशन नहीं है ना। और पेपर दे भी नहीं जाओ, उल्टो सीधो लिख दो, है ना, तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे तो कक्षा 1 में पहुंच जाओ। मैंने इस तरीके से आपको कोई प्रेशर नहीं, यानी ऊर्जा की कमी हो। लेकिन यदि आपको नॉर्मल रहना है कि नहीं भैया ठीक है कक्षा 6 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कक्षा 6 में बने रहो। सीधी सी बात है, अगर कोई कण यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा में जाएगा तो उसको बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाकर चक्कर पकड़ करेगा, ठीक है ना। अन्यथा वो अपने ही आगे कक्षा में तो तुरंत अपने बढ़िया मजे से घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दी थी बोरबरी ने अपना सिद्धांत, ये बोरबरी के जो सिद्धांत को मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन कहना ये सिद्धांत आप कह रहे हैं सर, कक्षा कक्षा कह रहे हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में मौजूद है? तो अगर हम बात करें प्रमुख रूप से कक्षा को बेटा दर्शाते हैं एन से। किससे दर्शाते हैं? एन से। इसका फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, फॉर्मूला क्या है? 2n²। क्या है? 2n²। यदि प्रमुख रूप से बात करें, अगर हम कक्षा 1 की बात करें तो 1 का अगर मान रखें हम 1 में तो n बराबर 1, ठीक है, n का स्क्वायर, तो 2 गुणे 1 यानी 2, ठीक है। प्रमुख रूप से यदि हम यहाँ पे देखो, यदि हम प्रमुख रूप से n बराबर 3 रखें मान लो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? कहना सर सूत्र है अपना 2n², ठीक है। 2 इंटू एन का मान 3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कहना सर 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18। इसको एक क्रम में समझ लेते हैं जिससे कि चीज़ें और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, क्रम में समझ लेते हैं। अगर फॉर्मूला क्या है अपना? कहना सर फॉर्मूला जो अपना प्रमुख रूप से 2n², ठीक है। अगर हम बात करें n की वैल्यू अगर हम 1 रखें, n की वैल्यू 2 रखें, n की वैल्यू 3 रखें, n की वैल्यू 4 रखें, तो क्या क्या आएंगे मान, ठीक है। n की वैल्यू अगर हम कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 की बात करें तो अगर n 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, फिर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, फिर 4 का उसका 16, 16 दूनी 32, यानी 2, 8, 18, 32। ये क्या आ रहे हैं? क्रम आ रहे हैं, इस प्रकार क्या आ रहे हैं? क्रम। यानी फॉर्मूला इसका क्या होगा? 2n²। क्या होगा फॉर्मूला? कहना सर 2n² इसका फॉर्मूला रहने वाला है। इससे में पता लग जाता है कि कौन सी कक्षा में क्या चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम प्रमुख रूप से जाने, पहले बताओ इतना बढ़िया समझ में आ गया? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आगे की ओर जाने, आगे की ओर समझें चीज़ों को, तो अगर हम बता दें आपको, एक होता है स्थायीकरण और एक होते हैं अस्थायीकरण। कहना सर स्थायीकरण और अस्थायीकरण कैसे, मतलब थोड़ा समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा समझा देंगे, कोई समस्या नहीं। देखो, अगर हम प्रमुख रूप से स्थायीकरण के बारे में बात करें, किसके बारे में? कहना सर स्थायीकरण के बारे में। स्थायीकरण और अस्थायीकरण, अस्थायीकरण। स्थायीकरण की बात करें, स्थायीकरण में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं। अस्थायी में बोसॉन जैसे कण आ जाते हैं, बोसान, बोसान जैसे कण अस्थायी कणों में आ जाते हैं, ठीक है। स्थायी कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ई बना है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कौन से कण होते हैं? कहना सर ये प्रमुख रूप से स्थायी कण होते हैं। लेकिन एग्जाम ने एक बार पूछ लिया था कि बताओ न्यूक्लियन वाले कण कौन से होते हैं? न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन यानी आपको बताते हैं नाभिक, नाभिक यानी नाभिक, नाभिक के अंदर यानी न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियन की बात करें, किसकी? कहना सर न्यूक्लियन की। न्यूक्लियन की बात करें तो प्रमुख रूप से आपको बता दें कौन होते हैं? कहना सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहना सर कैसे? देखो, अगर हम बात करें प्रमुख रूप से, ये तो समझ में आ गया स्थायी और अस्थायी कण। अब ये क्या होता है? देखो, अगर हम परमाणु की बात करें प्रमुख रूप से, तो परमाणु में नाभिक होता है, यानी क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें केंद्रक के बारे में,
तो याद रखिएगा, जो केंद्रक होता है ना, तो केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियन पाए जाते हैं। तो भैया न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, कहना सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज हो जाता है, कहना सर प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कौन सा होता है, कहना सर नो चार्ज। क्या न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। तो एग्जाम में पूछ लिया था कि बताओ न्यूक्लियन कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 पे मिलेगा बेटा, ये भी बता रहे हो ऑप्शन नंबर 3 पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा इस बारे में। आगे की चर्चा करें, प्रमुख रूप से हम जाने आगे की चीजों को, तो अब जान लेंगे थोड़ा सा प्रतिकरणों को। प्रतिकरण क्या होते हैं, देखो प्रतिकरण समझ लो बस, प्रतिकरण क्या होते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं आगे की ओर। प्रतिकरण, प्रतिकरण क्या होते हैं, प्रतिकरण का मतलब अपोजिट, क्या अपोजिट, जैसे कि प्रमुख रूप से तेल का अपोजिट साबुन हो गया, यानी तेल अगर आपके हाथों में लग जाएगा तो साबुन से आप लेंगे तो छूट जाता है, अपोजिट चीजें, ठीक है ना, पतले का गाढ़ा, ठीक है ना, इस तरीके से अपोजिट चीजें। यानी प्रतिकरण की मतलब बात करें प्रमुख रूप से, तो प्रतिकरण होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कहना सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे, देखना इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से अगर हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, विस्फोट, और विस्फोट हो जाएगा तो फट जाएंगे, मतलब वो क्रिया कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे और एक ऊर्जा का उत्सर्जन करने का कार्य करेंगे। यानी प्रतिकरण यानी एक दूसरे के विपरीत, यानी खुद एक दूसरे को लड़के मर जाएंगे, यानी खुद एक दूसरे से लड़ेंगे और मर जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिकरण। तो प्रतिकरण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि ना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है, पॉजिट्रॉन, सॉरी पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आगे की बात करें, अगर हम आगे की चर्चा करें तो इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी, देखो अगर हम बात करें, पूछे अगर आपसे कि बताओ, हाँ मार्कर कहाँ रख दिया जी, हाँ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, कहना सर कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, कोई समस्या थोड़ी ना है। बताओ सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कहना सर नेगेटिव, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज, कहना सर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, कहना सर इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन के द्वारा की गई, किसके द्वारा, जे जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा, कहना सर गोल्डस्टीन के द्वारा, किसके द्वारा, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन के द्वारा। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें न्यूट्रॉन की, कहना सर चैडविक, चैडविक के द्वारा, किसके द्वारा, कहना सर चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो गोल्ड स्टीन यानी प्रोटॉन का नाम किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने दिया, और खोज किसने की, गोल्ड स्टीनर ने की। ठीक, याद रखना इस चीज को, कल तो हम बता ही चुके हैं। अगर हम आवेश की बात करें प्रमुख रूप से, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, द्रव्यमान की अगर बात करें प्रमुख रूप से, तो कहना सर 9.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 31 kg, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो कहना सर 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27। इसकी बात करें तो 1.6748 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश आपको बता दिए, द्रव्यमान वगैरह। तो देखो इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, समझ में आ गया ना द्रव्यमान के बारे में। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 31। अब कहना सर ये कैसे, यानी 1 पॉइंट इंटू 10 टू दी पावर -31 का मतलब, इधर छोटे रूप में समझो इसको, मान लो 10 टू दी पावर -2, तो 10 टू दी पावर -2 का मतलब 1/2 जीरो, मान लो 8, तो 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, यानी इतने में से केवल एक भाग, यानी एक टुकड़े के इतने भाग कर दी जाए, उसमें से एक टुकड़े की बात हो रही है। यानी
आप प्रमुख रूप से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो में से, यानी मान लो 1000 मान लो, ज़्यादा बड़ी बात ना जाओ, ज़्यादा दूर जाओगे तो दिक्कत होगी। चलो 3 मान ले रहे हैं, तो 3 मानेंगे तो 1/1 2 3, यानी 1000 में से, यानी एक किसी चीज के 1000 टुकड़े किए जाएं, उस टुकड़े में से एक टुकड़े की चर्चा की जा रही है, यानी 10⁻1, ये मतलब इसका है। तो ये क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31, यानी एक बिल्कुल छोटा से टुकड़े की बात की जा रही है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1.6725 इंटू 10⁻27, यानी इसके कितना टुकड़े, मतलब नीचे 27 जीरो, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम सबसे भारी कण की बात करें, एग्जामिनर अगर कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए सबसे भारी कण कौन सा होगा, तो सबसे भारी कण है इसके कम टुकड़े हुए, जिसके कम टुकड़े होंगे तो भारी ज्यादा होगा। तो सबसे भारी टुकड़ा, सबसे भारी कण, सबसे भारी कण, कहना सर सबसे भारी कैसे, कहना सर इस पे भी 10⁻⁻ आता है, इसके ऊपर 10⁻⁻27, 1.6 1.677, लेकिन यहाँ पर 25 और यहाँ पर 48, यहाँ पर 25 यहाँ पर 48, तो सबसे भारी कण कौन सा होता है, कहना सर न्यूट्रॉन होता है। सबसे हल्का कण पूछे, हल्का कण तो इलेक्ट्रॉन, हल्का कण कौन सा होता है, कहना सर सबसे हल्का कण होगा इलेक्ट्रॉन। बताओ इतनी चीज समझ में आ गई, आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सभी चीज़ों को ना डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक डायग्राम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप भूलें नहीं। न्यूट्रॉन हो, अगर प्रतिकण हो, कोई भी चीज़ हो ना, यदि आप लिखते हैं ना नोट्सों को अपनी भाषा में, तो भाई साहब उस तरीके से याद होंगी ना चीज़ें कि आपने खुद नहीं सोचूंगी इतनी जानदार शानदार तरीके से, ठीक है ना। अगर हम आगे की बात करें प्रमुख रूप से, तो सबसे पहले तो आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि सर मुझे ये चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, मज़ा आ गई, समझ लो क्लास में आ गया ना। अच्छा एक बात और सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, कहना सर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो कहना सर 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रमुख रूप से प्रोटॉन की बात करें तो 1.6725 इंटू 10⁻27, ठीक है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो कहना सर इसकी खोज चैडविक के द्वारा 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 हो जाती है। सबसे हल्का कण की कहें तो इलेक्ट्रॉन, और सबसे भारी कण की बात करें तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और कल हमने प्रमुख रूप से आपको इसके बारे में बताया था। और न्यूक्लियन की बात करें, न्यूक्लियस किसको, देखो केंद्रक, सीधी सी बात है, ये क्या है, परमाणु का केंद्रक, यानी केंद्र। केंद्र को ही हम किस नाम से जानते हैं, कहना सर नाभिक के नाम से। और नाभिक को बेटा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से ही तो बना न्यूक्लियन, क्या बना न्यूक्लियस से, कहना सर न्यूक्लियस से ही तो बना न्यूक्लियन। न्यूक्लियन में कौन से कण होते हैं यहाँ पर, कहना सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो बेटा जब चीजें आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता हो गई, ठीक है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज, कहना सर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। यहाँ पर क्या होता है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है, ये न्यूक्लियन। प्रतिकण की बात करें, कहना सर प्रतिकण की अगर हम प्रमुख रूप से हमने चर्चा करी थी, प्रतिकण में वह जो एक दूसरे के अपोजिट हो। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और पॉजिट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज। जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, अपोजिट दल के होंगे, जैसे एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो कई चीजें हो जाती हैं ऐसी जो नहीं होनी चाहिए, है ना। उसी प्रकार से ये वही दोनों लड़ेंगे ना जो अपोजिट डायरेक्शन के होंगे, भाई सेम के होंगे तो काहे को लड़ेंगे, है ना। ये भी अपोजिट है, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, दोनों लड़ेंगे और लड़ने के बाद ये खत्म हो जाएंगे। कण प्रतिकण की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो प्रतिकण समझ में आ गया, कक्षा समझ में आ गई। कक्षा का फॉर्मूला क्या होता है, कहना सर कक्षा को हम एन से दर्शाते हैं, किससे बेटा, कक्षा को एन से दर्शाते हैं। और कक्षा का जो सूत्र होता है उसको बोलते हैं हम 2n²। इससे किसी भी कक्षा का निकाल सकते हैं। पहली कक्षा तो n बराबर 1, दूसरी कक्षा तो n बराबर 2, तीसरी कक्षा तो n बराबर 3। इस प्रकार से किसी भी कक्षा को हम चीज़ों को यहाँ से निकाल सकते हैं। ये थी बेटा आज की चीज़ें। प्रयास पूरा था कि आपको ऐसी तरीके से समझा दिया जाए कि शायद ना केमिस्ट्री दिमाग में फिक्स हो जाए बिल्कुल तरीके से। ऐसे लगे केमिस्ट्री के तो केमिस्ट्री तो मिस्ट्री बची ही नहीं, फ्यूचर एकेडमी से जुड़ गए तो आनंद ही आनंद है जीवन में, ठीक है। चीज़ें बढ़िया लगी हो, जानदार शानदार लगी हो, है ना, और लगी हो कि नहीं सर वाकई में क्लास में मेहनत थी आपकी और लगा कि नहीं चीज़ें काम की थी और मज़ा भी आया ना, तो जल्दी से जाओ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करके आओ अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ।
क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बस विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना।